तो आज के इस वीडियो में हम दो ऐसी टीमों के बारे में बात करेंगे जो कि वैसे तो आईपीएल इतिहास को अगर आप उठाकर देखेंगे तो काफी डिफरेंट तरीके से चली है, लेकिन आज की इस स्ट्रैटेजी में इनका जो रोल है ना, जिस तरीके से ये टीम इस बार चल रही है 2024 में, वो काफी सिमिलर सा नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे चेन्नई चैंपियंस सुपर किंग्स टीम के बारे में, जो कि जाने जाते हैं बहुत ही स्टेबल टीम होने के कारण। और वहीं पर दूसरी तरफ आती है सनराइजर्स हैदराबाद टीम, जो कि आमतौर पर कभी हमें स्टेबल देखने को मिली नहीं है, पर इस बार सरप्राइजिंगली इस टीम ने अपने आप को स्टेबल रखने का प्रयास किया है। तो कहीं ना कहीं काफी अच्छा एफर्ट है और इसीलिए हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन दोनों टीमों की ऑक्शन स्ट्रेटजी इस साल के ऑक्शन में क्या होगी। जी हां दोस्तों, इनकी प्लेइंग 11 क्या बन रही है, टारगेट खिलाड़ी क्या है, टारगेट एरियाज क्या है, सब पर बात करेंगे। मतलब ये बात आप जान लीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद ना सीएसके और एसआरएच फैंस को और कुछ अब जानने समझने की जरूरत नहीं है, सीधा अब ऑक्शन में मुलाकात करने की जरूरत है। तो इसीलिए भैया आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग एनालिसिस लगातार आप लोगों तक पहुंचते रहे। और चलिए भैया शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द चेन्नई चैंपियंस सुपर किंग्स टीम। अब सीएसके के लिए ना कुछ भी जानना है तो इनके रिलीज खिलाड़ियों की सूची उठाकर देख लो, और अगर उसमें एमएस धोनी का नाम नहीं है तो आप ये समझ लो कि सब कुछ इनके लिए चंगा सी है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि भैया रिलीज हुए हैं यहां पर अंबाती रायडू, बेन स्टोक्स, उनका रीजन मतलब पूरी दुनिया जानती है। और उसके बाद अगर आप किसी को भी रिलीज लिस्ट में देखेंगे वो इनके स्टार्टिंग 11 का हिस्सा नहीं है, सब कोई इनके बैकअप प्लेयर थे, जो कि बहुत कुछ बता देता है इस टीम के बारे में, इस टीम के सोच के बारे में और इस टीम के कल्चर के बारे में। तो भैया बैकअप खिलाड़ी रिलीज हुए हैं, लेकिन उसमें ना एक चीज आपको जरूर नोटिस करनी की है, जो बैकअप खिलाड़ी सारे रिलीज होते नजर आ रहे हैं ना, इसमें आपको बहुत सारे गेंदबाज नजर आएंगे, और वो भी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट खास तौर पर, क्योंकि रिलीज हुए हैं सिसंडा मगाला, काइल जेमिसन, ड्वेन प्रिटोरियस एंड आकाश सिंह। तो यहां पर आपको एक चीज नजर आती है कि इस टीम को डेथ ओवर गेंदबाजों की तो भैया सख्त से सख्त जरूरत है, और उसके अलावा कुछ और एरियाज ऐसे भी हैं जिनको टारगेट करना है, जिन पर आगे हम बात करेंगे। लेकिन रिटेंशन में आपको इनका स्ट्रॉन्ग कोर नजर आएगा, वो लगभग जो कहते हैं ना कि इंपैक्ट खिलाड़ी को छोड़कर मतलब जोड़कर अब वो 12 खिलाड़ी बन जाते हैं। प्लेइंग 11 नहीं, अब प्लेइंग 12 होती है, उसमें लगभग 9-10 नाम तो एकदम मतलब अल्टीमेटली फिक्स नजर आ रहे हैं। एक दो स्लॉट है जिस पर पूरी डिबेट है और जिस पर यहां पर विचार होने वाला है, लेकिन भैया पर्स है 31.4 करोड़ की बड़ी पर्स के साथ उतरेंगे सिर्फ 6 खिलाड़ियों को टारगेट करने, लेकिन 3 विदेशी स्लॉट है भैया, तो विदेशी खिलाड़ियों के पीछे यह टीम जरूर भागने वाली है। और इसी पर चलिए बात करने के प्लेइंग 11 के बारे में। तो भैया यहां पर आपके लिए डेवॉन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़ ओपनर के तौर पर श्योर शॉट स्टार्टर्स हैं, आपको कोई यहां पर और कोई परेशानी दिक्कत है नहीं। अब इसके बाद नंबर 3 पर आपके लिए कौन खेलता है? देखिए वैसे तो अजिंक्य रहाणे भी खेल सकते हैं, पर टिपिकली आप लेफ्ट हैंडर मोइन अली को देखते थे, लेकिन हाल फिलहाल में ना उनकी फॉर्म थोड़ा सा डिक्लाइन हुई है, पिछले साल आईपीएल में भी और एक्चुअली में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी। तो क्या आप मोइन अली पर भरोसा जताते हैं? नहीं जताते हैं तो आप ये कर सकते हैं मेरी समझ से कि आप अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, मतलब इन सबको एक एक प्लेस ऊपर कर दीजिए, नंबर 3 पर रहाणे आ जाए, और उसके बाद आप नीचे मिचेल सैंडनर को खिला लीजिए, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन फिर मिचेल सैंडनर के साथ इशू ये होता है कि आप दो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स खिलाते हो, मतलब वो कहते हैं ना कि जो आपकी स्पिन वैरायटी में वो जो वेरिएशन होनी चाहिए वो वेरिएशन थोड़ी सी लैक करती है, लेकिन फिर भी ये उतना बुरा विकल्प नहीं है। लेकिन चलिए अगर हम ये मानते हैं कि नहीं आपको 3 पर एक तगड़ा यहां पर ऑलराउंडर चाहिए, तो ये एक स्लॉट है जो थोड़ा सा डिबेटेबल है कि क्या आप मोइन अली को ट्रस्ट करते हो या फिर नहीं करते। चलिए इतना हमने समझ लिया। इसके बाद अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे एज इट इज जरूर रहेंगे। इसके बाद का जो स्लॉट है अजिंक्य रहाणे, मतलब अजिंक्य रहाणे नहीं, वो थोड़े से अंबाती रायडू, वो ए है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अंबाती रायडू यहां पर खेलते थे, अब वो नहीं है, तो आपको यहां पर एक बंदा चाहिए भैया, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा फिनिशर एंड थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर वो हिटर आपको यहां पर चाहिए। और उसके बाद एमएस धोनी एज अ विकेट कीपर, एज अ कैप्टन, एज अ फिनिशर, एज अ लीडर। और उसके बाद रविंद्र सर जडेजा, दीपक चहर जरूर रहेंगे। मेरी समझ से तो मथुशा पथिराना भी रहेंगे, काफी लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, पर पथिराना इस टीम के लिए पिछले साल बहुत बेहतरीन थे। एमएस धोनी का बहुत ज्यादा इन पर ट्रस्ट है, मुझे लगता है ये स्टार्टिंग 11 का हिस्सा है, लेकिन एक स्लॉट यहां पर भी अभी और बचता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सीएसके टीम। इतने जो है स्लॉट्स हैं जो आपको टारगेट कराने हैं, 6 नाम आपके पास हैं भैया, 6 टारगेट करने हैं, आप आसानी से टारगेट कर लोगे। लेकिन चलिए बात कर लेते हैं यहां पर फ्री का ज्ञान। जो पहले आपको नहीं करना है वो ये है दोस्तों कि आप ओवर स्पेंड मत करिए लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ढूंढने में बेन स्टोक्स की। काफी टीमें ये गलती करती है कि हमारे से बेन स्टोक्स गए हैं, अच्छा उन पे 16.5 करोड़ थे तो अपन लाइक टू लाइक ढूंढेंगे, इनके ऊपर तो 15 करोड़ लगा ही सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएसके ना आप बेन स्टोक्स के बिना 2023 चैंपियन बने, आपको उनकी कोई जरूरत नहीं थी, आपको समझ में आया। इंपैक्ट प्लेयर के बाद ऑलराउंडर का रोल वैसे भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और उसके बाद आप ये समझिए कि अगर आप लेकर भी आते हैं ना तो आप फिट नहीं कर पाते प्लेयर को, आपके प्लेइंग 11 में इशू होता है। एंड इसके बाद ना एक्चुअली में वो देखिए ऑलराउंडर जिसकी आपको जरूरत है, जिसकी आपको दरकार है। नंबर 3 पर थोड़ा सा बात किया ना हमने, डिबेट किया ना हमने, थोड़ा सा वहां देखिए जहां पर आपको रियल में जरूरत है। और इसीलिए दोस्तों जब हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो स्ट्रेटेजिकली यहां पर चेन्नई चैंपियंस सुपर किंग्स टीम को क्या टारगेट करना है। सबसे पहले नंबर 1 ये है दोस्तों कि एक फॉरेन क्विक पेसर तो जरूर आपको चाहिए अपनी बॉलिंग लाइनअप को इंप्रूव करने के लिए। मैंने बात किया मथुशा पथिराना की, चलिए वो आपके लिए अच्छे हैं, पर आपको एक तो और चाहिए ना। अभी भी नंबर 10 पर एक तो पहले बात तो पेस अटैक पूरी तरीके से खाली है, नंबर 10 पे आप किसको खिलाओगे?
पाओगे, ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप पथिराना पर ट्रस्ट कर रहे हो फिर भी यार कोई बैकअप में चाहिए, और बैकअप में नहीं तो फिर तो आपको मेन पेसर चाहिए। अगर आप पथिराना पर उतना ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो एक फॉरेन क्विक पेसर तो मतलब मस्ट नीड है, चाहिए ही चाहिए इस टीम को। और उसके बाद आपको चाहिए एक ओवरसीज ऑलराउंडर। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात किया ना मैंने, नंबर 3 बेन स्टोक्स नहीं, लाइक टू लाइक उतना मत भागिए, वो आपको जरूर चाहिए। और उसके बाद चाहिए नंबर 3 पर एक इंडियन मिडिल ऑर्डर या फिर आप कह सकते हो फिनिशर की दरकार है, जो आपको वो नंबर 5 नंबर 6 के आसपास वो MS धोनी के ऊपर आपको थोड़ा सा काम करके दे सके। और उसके बाद आपको डेथ ओवर क्वालिटी इंडियन बॉलर चाहिए, और ये इंडियन बॉलर चाहिए, याद रखिए। क्योंकि अगर आप फॉरेन क्विक पेसर टारगेट कर रहे हो तो अपनी प्लेइंग 11 एंड स्ट्रेटजी के हिसाब से आप यहां पर डेथ ओवर में थोड़ा सा देख सकते हो कुछ अच्छे इंडियन विकल्पों को, और जो कि आपको मिल जाएंगे भैया, आपकी कंडीशन के हिसाब से मिलेंगे। और उसके बाद मुझे लगता है क्वालिटी के 2-3 यहां पर इंडियन बैकअप पेसर्स को अगर आप रखना चाहेंगे तो वो उतना बैड ऑप्शन नहीं है। कहीं ना कहीं CSK टीम देख सकती है, और इतने ही एरियाज हैं जो इस टीम को टारगेट करने, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ना A जाना है ना B जाना है, यही एग्जैक्टली आप टारगेट कर लीजिए, आपकी टीम तैयार हो जाएगी। क्योंकि सिर्फ 6 ही तो स्लॉट है यार। और ऐसे में बात करें अगर टारगेट प्लेयर्स के बारे में, तो इस टीम के लिए देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्विक फॉरेन पेसर आप ढूंढ सकते हैं। आप अपनी टीम में सीधा डायरेक्टली प्लेइंग 11 में ड्राफ्ट इन करेंगे, यही सबसे बड़ी काबिलियत है। क्योंकि आपके पास देखिए अभी खेल कौन रहा है, मथिशा पथिराना खेल रहे हैं और डेवॉन कॉनवे खेल रहे हैं, सिर्फ 2 फॉरेन प्लेयर आपकी 11 में। मैं कहता हूं नंबर 3 पर चलिए, आपने मोइन अली या फिर किसी को भी खिला लिया, जो भी आप लेकर आते हो खिलाते हो। इसके बावजूद भी दोस्तों आप नंबर 10 पर अगर चाहो तो डायरेक्टली एक फॉरेन पेसर ड्राफ्ट इन करोगे, जो आपकी 11 का हिस्सा बनेगा। ये इस टीम के लिए सबसे बड़ा यहां पर पॉजिटिव है। और इसीलिए मुझे लगता है दोस्तों कि अगर स्पिन ऑप्शन है तो आप थिकशाना आप उनके पीछे जा सकते हो, लेकिन अगर पेसर खिलाना है तो फिर मेरी समझ से ज़िराएट स्वेटजी भागिए भैया, इस खिलाड़ी के पीछे भागिए। देखिए ऑलरेडी ना ये SA20 में इस टीम का हिस्सा है, मतलब किंग्स फ्रेंचाइज का, और MLC में भी इसी टीम का हिस्सा है। तो ये टीम इनको लगातार जो है वो कहते हैं ना कि स्टीफन फ्लेमिंग की मतलब निगरानी में लगातार ज़िराएट स्वेटजी के पीछे भाग रही है। और तो मुझे लगता है अब तो मौका है कि ये IPL में भी इस टीम के लिए खेल जाएंगे। ज़िराएट स्वेटजी के पीछे ये टीम भागेगी, राइट आर्म पास पेस का तूफान आएगा, और एक तरफ से मथिशा पथिराना, दूसरी तरफ से ज़िराएट स्वेटजी, और उसके बाद दीपक चहर की स्विंग आएगी। क्या गजब का यहां पर कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा। हालांकि अगर लेफ्ट आर्म पेसर देखना है तो आपको पता है कि अगर एक और वैरायटी ऐड करनी है कि चलो एक मतलब हमारे पास राइट आर्म तगड़ा पेसर है, एक स्विंग कराएगा, एक लेफ्ट आर्म पेसर, तो फिर आपको पता है कि दूसरा विकल्प कौन सा है। लेकिन अभी के लिए ज़िराएट स्वेटजी मुझे लगता है ये उतनी वैरायटी नहीं देखते हैं, तो इनके पीछे जरूर भाग सकते हो, और मेरी समझ से ज़िराएट स्वेटजी के पीछे ये टीम भागेगी। लेकिन अगर बात आती है लेफ्ट आर्म पेसर की, तो आप सभी लोगों को पता है मिचेल स्टार्क, एक ही तो नाम है, एक ही तो काम है भैया। इस खिलाड़ी के पीछे कितनी टीमें भाग रही हैं, 5 फ्रेंचाइजेस ने तो ऑफिशियली रिपोर्ट कर दिया है कि इनके पीछे भागने वाले हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है उसमें CSK भी ऐड कर सकते हो आप, अगर ये ज़िराएट स्वेटजी के पीछे नहीं भागते हैं, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, तो फिर मिचेल स्टार्क के पीछे ये टीम जरूर भाग सकती है। क्योंकि एक और वैरायटी आपको मिल जाएगी, मतलब एक राइट आर्म, एक लेफ्ट आर्म, और फिर एक थोड़ा सा स्विंग कराने वाला, 2 यहां पर आपके लिए नए गेंद के गेंदबाज, एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, आपके लिए काफी चीजें यहां पर बेहतर हो जाएंगी। और उसके बाद आप ऐसे देख सकते हैं ऑल्टरनेट में अल्जारी जोसेफ को भी। और उसके बाद जैसा मैंने बताया दोस्तों कि एक ओवरसीज ऑलराउंडर की भी तरफ आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन उसके पहले अगर आप वही बात है कि बेन स्टोक्स की थोड़ा सा लाइक टू लाइक देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पैट कमिंस की भी तरफ देख सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा ये बेहतरीन विकल्प है। हालांकि इनकी गेंदबाजी बहुत बेहतरीन है, वो एक बहुत ही अच्छा एंगल है जिसके साथ कहीं ना कहीं टीम इनके पीछे जरूर भाग सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप उस इफेक्ट को उतना कंसीडर ना करो और सिर्फ यहां पर ये देखो कि या तो प्योर गेंदबाज लेंगे या तो प्योर बल्लेबाज लेंगे, तो मुझे लगता है उससे अच्छे और बेहतर विकल्प हैं। हालांकि पैट कमिंस एक ऑप्शन जरूर है। और उसके बाद दोस्तों जैसा मैंने बताया कि वो नंबर 3 पर आते हैं, जो इशू है इस टीम के लिए कि देखिए वो आपके पास मतलब मोइन अली है, पर कितने ट्रस्टवर्दी हैं, तो फिर ये टीम किसके पीछे भाग सकती है। देखिए सबसे पहले तो रचिन रविंद्र बहुत इंपॉर्टेंट एंड की प्लेयर है इस टीम के लिए, जो कि मोइन अली का बैकअप हो जाएंगे, या फिर कह सकते हो आप एक तरीके से रिप्लेसमेंट हो जाएंगे अगर मोइन अली की फॉर्म नहीं रहती है। नहीं तो इसके अलावा ना दोस्तों अगर आप नंबर 3 पर अजिंक्य रहाणे को खिला रहे हो, नंबर 4 पर मतलब जैसे समझ रहे हो ना शिवम दुबे, और आप नीचे की तरफ देख रहे हो कि हमें कोई एक भारतीय तगड़ा मिडिल ऑर्डर का प्लेयर मिल जाए, और उसके बाद जो है एक थोड़ा सा फिनिशर टाइप का मिल जाए जो गेंदबाजी भी हमें थोड़ी सी करके दे, मुझे तो लगता है दोस्तों माइकल ब्रेसवेल ना एक बहुत बेहतरीन विकल्प होंगे। क्योंकि आपके लिए ये डेथ ओवर हिटिंग रेंज ला कर दे देंगे, और उसके बाद आपको एक स्पिन का बेहतरीन बॉलिंग ऑप्शन देंगे, और आपकी जो बॉलिंग अटैक भी है वो एक डायमेंशनल नहीं होगी। जैसे हम मिचेल सैंडनर की बात कर रहे थे कि सैंडनर जडेजा एक ही तरीके से गेंदबाजी करते हैं, अब यहां पर आपको ब्रेसवेल के साथ राइट आर्म ऑफ स्पिन मिल जाएगी, फिर एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जडेजा मिल जाएंगे, फिर थिकशाना खिलाते हो तो फिर आपको मतलब क्वालिटी लेग स्पिन भी मिल जाएगी। सो दिस इज ऑल इट इज, मतलब फिर आप थिकशाना नहीं भी खिलाते हो फिर भी आपको राइट आर्म ऑफ स्पिन यहां पर मिल जाता है। सो दिस इज ऑल इट इज ऑल अबाउट, मतलब समझना पड़ेगा, सारी तिकड़म लगानी पड़ेगी। मुझे लगता है माइकल ब्रेसवेल ना इस टीम के लिए तगड़ा एडिशन होंगे। अगर ये सोच रहे हैं कि नंबर 3 की रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए, हम तो नंबर 3 पर रहाणे को लेकर आएंगे, सबको ऊपर लेकर चले चलेंगे, हमें नीचे ले आके दो भैया 2 बंदे, एक भारतीय एक विदेशी, तो मुझे लगता है कि फिर माइकल ब्रेसवेल एक बहुत ही अच्छा एडिशन हो सकते हैं। और उसके बाद वो जो भारतीय मिडिल ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, इसमें भी वैसे तो मेरे पास 3 ऑप्शन है, लेकिन एक ऑप्शन जो सबसे ज्यादा टेम्प्टेड है, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड यहां पर है, आप सभी लोग जानते हैं, नाम है दोस्तों शाहरुख खान। बहुत लोगों का ये मानना है, सब
सबका ये मानना है कि सीएसके इनके पीछे भागेगी, क्योंकि हमेशा भागते हैं, टारगेट करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज है दोस्तों, इनके साथ ना एक दिक्कत भी है जो लोग यहां पर हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, वो ये है कि शाहरुख खान तो बहुत बेहतर ऑप्शन है और ये टीम जाएगी भी, ये बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन अगर आप आईपीएल में इनको उठाकर देखेंगे ना, तो पेस के खिलाफ इनकी जो स्ट्राइक रेट है 159 का है, 159, जो कि स्पिन के खिलाफ मात्र 97 का रहता है। और आपको पता है कि जब आप चेपॉक में खेलेंगे ना, तो स्पिन एक तगड़ा इशू होने वाला है। अब या तो ये टीम ये डिसाइड कर ले कि नहीं, हम शाहरुख खान को ना अगेंस्ट पेसर्स हिट करने को भेजेंगे, हम उनको स्पिन के अगेंस्ट नहीं भेजने वाले। स्पिनर्स आएंगे तो हम शिवम दुबे को भेज देंगे, रहाणे को भेज देंगे, मतलब बहुत सारे हमारे पास खिलाड़ी हैं जो अच्छा अटैक कर सकते हैं। लेकिन हम यहां पर शाहरुख खान को अगेंस्ट पेसर्स ही नीचे हिट करने के लिए रखेंगे, तब तो मुझे समझ में आता है कि ये एक बहुत ही अच्छा एडिशन होंगे। नहीं तो दोस्तों आप यहां पर ना देख सकते हो वैसे मनीष पांडे और करुण नायर की भी तरफ, ये भी एक विकल्प है जिनके पीछे मिडिल ऑर्डर में देखा जा सकता है। हालांकि वो उतने बड़े इन्फोर्सर्स नहीं रहेंगे, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो हो सकता है, देखते हैं टीम यहां पर किसकी तरफ देखती है। नहीं तो फिर अगर आप विदेशी यहां पर कोई फिनिशर की तरफ देख रहे हो कि मतलब वो भी एक विकल्प है, मैं दे रहा हूं ऑप्शन सिर्फ, तो आप यहां पर डैरल मिशेल, रोमन पावेल, ट्रिस्टन स्टब्स जैसे बड़े सारे विकल्पों की तरफ देख सकते हो। और ऐसे में दोस्तों ये हो गया पूरा इनका मिडिल ऑर्डर। ओवरसीज जो हमने मतलब फिनिशर और मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजों की बात की, अब बात कर लेते हैं एक डेथ ओवर क्वालिटी इंडियन बॉलर के बारे में। और एक नाम जो मेरे जहन में आता है चीख चीख कर, वो आता है हर्षल पटेल का। मतलब पहली बात तो बहुत ज्यादा सूट करेंगी कंडीशंस, चेन्नई चेपॉक की कंडीशंस, वो स्लोवेस्ट सरफेस बनी है हर्षल पटेल की स्लोअर डिलीवरीज के लिए, इनकी कटर्स के लिए, इनकी यहां पर वैरायटी वेरिएशंस के लिए, नकल बॉल्स के, मतलब जितनी भी वैरायटी इनके पास है भैया बहुत सारी है, उन सभी चीजों के लिए हर्षल पटेल के लिए पूरी तरीके से तैयार है ये कंडीशंस। मुझे लगता है कि डेथ ओवर गेंदबाजी को अगर सॉर्ट आउट करना है भारतीय ऑप्शन के साथ, हर्षल पटेल एक बहुत ही अच्छा नाम है। नहीं तो ये टीम यहां पे शार्दुल ठाकुर, जयदेव उनादकट की भी तरफ देख सकती है। शार्दुल ठाकुर को वैसे भी ये टीम बहुत ज्यादा प्यार करती है, सो यू नेवर नो। एंड इसके बाद दोस्तों जैसा मैंने बताया कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक तो मतलब एक दो आप क्वालिटी इंडियन बैकअप पेसर्स को माइंड नहीं करोगे, क्योंकि आपने रिलीज किया है नाम तो आप देखना चाहते हो। मुझे लगता है कि ये टीम यहां पर देख सकती है चेतन साकरिया, सिद्धार्थ कौल जैसे जो कुछ नाम है जो भारतीय अच्छे नाम है, उनकी तरफ देखा जा सकता है। और दैट इज इट। जी हां दोस्तों, अगर इतना यहां पर इस सीएसके टीम ने कर लिया, इतने खिलाड़ियों को इतने स्लॉट्स के लिए टारगेट कर लिए, आप पूरी तरीके से तैयार हैं आईपीएल 2024 में रोर मचाने के लिए। एंड देन चलिए लगे हाथ बात कर लेते हैं फटाफट से हैदराबाद टीम के बारे में, क्योंकि भैया इस टीम के पास इस बार बहुत क्लैरिटी है, फटाफट से ही बात होगी। अब चलिए भैया सबसे पहले इनके रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट आप उठाकर देखेंगे ना, गिने चुने तो नाम यहां पर रिलीज हुए हैं। कुल मिलाकर भैया इस टीम ने मात्र 6 नाम रिलीज किए हैं, जिसमें से कुछ मेरे लिए सरप्राइजिंग है, जिसमें थोड़ा सा नाम आता है कार्तिक त्यागी का बहुत ही ज्यादा, फिर विवरान शर्मा का भी मुझे लगता है थोड़ा सा था, लेकिन इसके अलावा चीजें काफी सेटल्ड हैं। और भैया इस टीम को भी ना एग्जैक्टली वो 6 स्लॉट है इनके पास, 3 विदेशी टारगेट करने हैं, इसीलिए सीएसके के साथ मैंने रखा है। एकदम बराबर चल रहा है, लेकिन पर्स में ना 34 करोड़ है, मतलब और एग्रेसिवली यहां पर बिड की जा सकती है, जिसके पीछे जाएंगे अपनी टीम में लेकर आएंगे। रिटेंशन में आपको इनका पूरा कोर नजर आएगा, अपने खिलाड़ियों को ये टीम बैक कर रही है, बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि ये टीम ना मेरी समझ से स्ट्रांग है, इनको बैक करना चाहिए, ये परफॉर्म करेंगे भैया। और रिटेंशन में इन्होंने ट्रेड भी किया है, ट्रेड कर लेके आ रहे हैं ये शहबाज अहमद को, जो कि इस टीम का हिस्सा बनेंगे। मयंक दागर इस टीम से जा चुके हैं, और ऐसे में फटाफट से प्लेइंग 11 देख लेते हैं, आपको तुरंत समझ आ जाएगा कहां टारगेट करना है, किसको टारगेट करना है। दोस्तों प्लेइंग 11 में सबसे पहले ना ओपनिंग स्लॉट को लेकर थोड़ा सा डिबेट है, क्योंकि मयंक अग्रवाल की फॉर्म थी नहीं, फिर भी टीम ने रिटेन किया है, तो ऐसा हिंट दे रहे हैं कि हम उनको खिलाएंगे, और मतलब खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे यू नेवर नो, पर बैकअप तो रखना पड़ेगा भाई, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में एक स्लॉट अभी यहां पे ओपनिंग में जरूर खाली है, मुझे लगता है अभिषेक शर्मा को ओपन करना चाहिए। जिस तरीके से एग्रेसिव स्टाइल में उन्होंने पिछले सीजन खेला, जब इनको मौका मिला, मुझे लगता है उन्हें ओपन करना मतलब ओपन जरूर करना चाहिए। और उसके बाद एडन मार्करम, राहुल त्रिपाठी, हेनरिच क्लासन, ग्लेन फिलिप्स को मौका दीजिए। हैरी ब्रोक गए हैं, ग्लेन फिलिप्स को खिलाइए, हैदराबाद गलती मत करिएगा। और उसके बाद मेरी समझ से वॉशिंगटन सुंदर, मार्को एंसन, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे, तीन नटराजन, मतलब आपकी पूरी प्लेइंग 11 यार ऐसे अभी ही तैयार हो जा रही है, क्योंकि खिलाड़ी तो रिलीज नहीं किए हैं, आपने पूरा अपना वो स्क्वाड एकदम ऑलमोस्ट रिटेन किया है जो पिछले साल का था। तो ऐसे में दोस्तों कुल मिला के मेरा फ्री का ज्ञान पता है इस टीम को क्या है, ज्ञान यही है कि अपनी ये जो 11 तैयार हो रही है ना, लगभग 90-95% इसको बैक करिएगा। ये सेटल्ड 11 है, ये मजबूत 11 है, ये आपके लिए परफॉर्म कर सकती है। हालांकि दोस्तों अगर आप लोग थोड़ा सा भी क्रिकेट को समझ रहे होगे, इस टीम को समझ रहे होगे, तो आपको ये जरूर समझ में आ रहा होगा कि शुरुआत में थोड़ा सा इशू नजर आता है, और उसके बाद ग्लेन फिलिप्स के बाद ना ये जो वॉशिंगटन सुंदर, मार्को एंसन, ये जो नीचे की बैटिंग डेप्थ है, ये थोड़ा सा इशू क्रिएट करती है। तो यहां पर आपके जहन में आता है कि यार इंपैक्ट प्लेयर में खिलाड़ी यूज कर लेंगे, पर इंपैक्ट प्लेयर में कौन आएगा? अब्दुल समाद आएंगे, क्या आप उन पर भरोसा जताते हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कौन आएगा यहां पर? ये है थोड़ा सा एरिया जिस पर बात करने की बारी है, और इसीलिए भैया जब स्ट्रेटजी में हम चलेंगे ना, तो फटाफट से इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप एक टॉप ऑर्डर गन प्लेयर अपनी टीम में टारगेट करिए, एक इंडियन भी हो सकता है, ओवरसीज हो सकता है, हालांकि इंडियन तो शायद विकल्प ही नहीं है उतने टॉप ऑर्डर में, तो आप ओवरसीज प्लेयर की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि इस टीम के पास ना एंकर्स की कमी नहीं है, इनके पास मयंक है, इनके पास माकरम है, तो आपको आपके टॉप ऑर्डर को थोड़ा सा बूस्ट करना पड़ेगा। अभिषेक शर्मा के साथ वो थोड़ा सा एग्रेसिव यहां पर हिटर चाहिए, और मुझे लगता है उस चीज की बहुत ज्यादा इस टीम को जरूरत है। और उसके बाद एक ओवरसीज
स्पिनर चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि है नहीं। आपने दोनों रिलीज कर दिए, अकील हुसैन को भी जाने दिया, आदिल राशिद को भी जाने दिया, तो जाहिर तौर पर इस टीम के जहन में कुछ चल रहा है कि कोई एक बंदा है ओवरसीज का क्वालिटी स्पिनर जिसको हम टारगेट करेंगे, और मुझे लगता है टारगेट करना चाहिए। एंड देन उसके बाद दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि एक मिडिल ऑर्डर ओवरसीज इन्फोर्सर की तरफ देखा जा सकता है, अगर टॉप ऑर्डर में आप टारगेट नहीं करते हैं। कंडीशन एकदम बिल्कुल अप्लाई है, टर्म एंड कंडीशन क्लियर है कि अगर टॉप ऑर्डर में आप कोई भारतीय विकल्प की तरफ जा रहे हैं, या फिर आप मयंक अग्रवाल पर भरोसा जता रहे हैं, या फिर विवरान शर्मा को बाई बैक कर रहे हैं, तो फिर आपको मिडिल ऑर्डर में एक विदेशी इन्फोर्सर को रखा जा सकता है, देखा जा सकता है। और उसके बाद दोस्तों मुझे लगता है क्वालिटी इंडियन फिनिशर की जरूरत है इस टीम को, क्योंकि इनके पास जैसा मैंने बताया अब्दुल समाद है, पर वही बात है कितना रिलायबल है। और अब आपके पास पर्स है यार, तो विकल्प है ना, तो और बेहतर से बेहतरीन चूज कर लो, दिक्कत इसमें कोई होनी नहीं चाहिए। और इसके अलावा मुझे लगता है कि ये टीम माइंड नहीं करेगी अगर एक इंडियन पेसर भी इनको अच्छा मिल जाए, जो इनके बैकअप में यूज हो सकता है मेन बॉलर्स की, क्योंकि मेन बॉलर्स आपके पास हैं, टी नटराजन है, भुवनेश्वर है, बहुत सारे विकल्प हैं, उमरान मलिक हैं, पर क्या सारे उतने रिलायबल हैं? क्या भुवनेश्वर की वो फॉर्म, वो मतलब अब कंसिस्टेंसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेल नहीं रहे हैं? क्या टी नटराजन के पास अब वो धार है? ये सारे सवाल हैं, और अगर आप उन पर उतना ट्रस्ट नहीं करते तो आपको बैकअप चाहिए रहेंगे अपने गेंदबाजों के भी, ये बात ये जहन में रखेगी टीम। और इसके अलावा कुछ नहीं करना, पूरा अपना स्क्वाड एज इट इज बरकरार है, बैक करिए और आप भैया सफल हो जाएंगे, आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे। तो भैया सबसे पहले टारगेट खिलाड़ी की बात कर लेते हैं। टॉप ऑर्डर में जैसा हमने बताया गन या इंडियन या ओवरसीज देखा जा सकता है। भैया ओवरसीज में जो आज आंसर मुझे नजर आते हैं वो है यहाँ पर ट्रेविस हेड और रचिन रविंद्र। जी हाँ दोस्तों, जिसमें खास तौर पर ट्रेविस हेड, मुझे लगता है ये टीम इनके पीछे ना भाग सकती है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि दोस्तों मैं चाहता नहीं था कि ये टीम विवरान शर्मा को रिलीज करे, लेकिन अब रिलीज कर दिया है तो फिर तो कुछ खास ज्यादा कह नहीं सकते। अगर चाहें तो बाई बैक कर सकते हैं, इंडियन ऑप्शन में आप उधर भी देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों बात आती है एक ओवरसीज स्पिनर की। मुझे तो लगता है वनिंदु हसरंगा इस टीम के लिए खेल रहे हैं। इफ आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड अगर वनिंदु हसरंगा आईपीएल 2024 किसी और टीम के लिए खेलेंगे। ये स्टेटमेंट मेरा आप नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एंड इसके बाद दोस्तों हम बात कर ले यहां पर मतलब ओवरसीज स्पिनर और भी देखा जा सकता है। मैंने एक इंपॉर्टेंट विकल्प आपको बता दिया, बाकी तो बहुत सारे आएंगे। बाकी तो आप मतलब आदिल राशिद ही कोई नहीं आता तो आप इन्हीं को बाई बैक करने का प्रयास कर सकते हैं। एंड देन बात आती है यहां पर मिडिल ऑर्डर ओवरसीज इन्फोर्सर की, कि अगर आप टॉप ऑर्डर में चलो ट्रेविस हेड नहीं जाते हो, रचिन रविंद्र नहीं जाते हो, आपके प्लान्स अलग हैं, तो आई थिंक दे कैन लुक फॉर डैरल मिशेल। वंस अगेन डैरल मिशेल इज द काइंड ऑफ प्लेयर, वो इन्फोर्सर का काम कर सकते हैं, जो आपकी टीम में थोड़ा सा लैक करता नजर आएगा नीचे, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, प्रयास करेंगे। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर जैसा मैंने बात की कि चलिए ये भी आप नहीं देखते, मतलब आप टॉप ऑर्डर में देखते हैं, आप मिडिल ऑर्डर इन्फोर्सर नहीं देखते हैं, आप ट्रेविस हेड या फिर रचिन रविंद्र में से किसी को खरीद लेते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पूरा खेल है ना भाई, ये कि ये नहीं हुआ तो वो होगा, वो नहीं हुआ तो वो होगा। अब उसके बाद दोस्तों अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो एक इंडियन क्वालिटी फिनिशर एंड वंस अगेन शाहरुख खान के पीछे आप जरूर भाग सकते हैं, और मुझे लगता है इस टीम को भागना चाहिए। तो फिर आपके लिए ना वो इंपैक्ट प्लेयर तगड़ा वाला इंपैक्ट हो जाएगा, क्योंकि नीचे मुझे इशू नजर आ रहा है यार, वो लोअर डाउन दी ऑर्डर मुझे दिक्कत नजर आ रही है। और उसके बाद जब आप बात करेंगे एक इंडियन बैकअप पेसर की, तो फिर मुझे लगता है दोस्तों कि कार्तिक त्यागी को तो रिलीज फिर से नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर दिया है। बाई बैक करने का प्रयास करिए, नहीं तो फिर आप देख सकते हैं हर्षल पटेल को, अगर आपको अपना डेथ ओवर का इशू शॉर्ट आउट कराना है, या फिर कुछ और विकल्प भारतीय मे बी उमेश यादव की तरफ देख सकते हैं। यू नेवर नो आप किसकी तरफ देख लेंगे, मतलब वही बात है, भारतीय पेसर्स की तरफ देखा जा सकता है। एंड देन अगर यहां पर टिपिकल हैदराबाद टीम आती है, याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यह है, अगर टिपिकल हैदराबाद टीम यहां पर आती है ऑक्शन में, तो फिर देखेंगे ये मिचेल स्टार्क, जिराट सर्जी या फिर कमिंस में से किसी एक नाम की तरफ और किसी एक को अपना बनाएंगे। वो टिपिकल हैदराबाद बड़े प्लेयर को टारगेट करेंगे, क्योंकि गेंदबाजी में दिक्कत तो हो सकती है, वो पेसर्स पर आप कितने रिलायबल है उस पर क्वेश्चन मार्क उठ सकता है। और अगर आप अपना विदेशी स्लॉट प्लेइंग 11 में खाली करा सकते हैं, क्योंकि अभी आपके लिए मुझे नजर आते हैं एडन मार्करम, हेनरिच क्लासन, ग्लेन फिलिप्स, मार्को यानसन। एक्चुअली में तो आपका चारों फिल है, लेकिन अगर आप चलो किसी को नहीं खिलाते हो, मे बी आप ग्लेन फिलिप्स को वंस अगेन नहीं खिलाते हो अनफॉर्चुनेटली, जो कि खिलाना चाहिए। अब तो डैनियल विटोरी हैं, जिनसे उनके संबंध काफी अच्छे हैं, खिलाना चाहिए भी। तो फिर मुझे लगता है कि ये टीम स्टार्क स्वर्जी में से किसी को देख सकती है जरूर अपनी 11 में। तो ये है दोस्तों यहां पर पूरा हैदराबाद टीम का लेखा जोखा, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी के साथ जाना है हैदराबाद को। क्लैरिटी ऑफ थॉट है, इनका कोर इनके पास है, इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 इनके पास है। और अब मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, आप देख सकते हैं कि कैसे मैं लड़खड़ा रहा हूं। और भाई फिलहाल यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बोलते बोलते मैं एकदम थक चुका हूं, मेरे मुंह से अब आवाज निकल नहीं रही है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। सनराइजर्स हैदराबाद एंड सीएसके के फैंस अपना विचार कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और साथ ही साथ भैया आरआर और आरसीबी के फैंस आपके लिए स्पेशल एनालिसिस हमने यहां पर किया था, जाइए इसी तरीके से सेम एनालिसिस आप चेकआउट करके आइए। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग जानदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।